गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो वो चैप्टर हमने इसके पहले स्टार्ट किया है। उसमें हमने फिशरी सर्वे के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मैपिंग पढ़ा, किस तरीके से मैपिंग किया जाता है वो हमने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ वाटर। एनालिसिस ऑफ वाटर मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वाटर। फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर as well as plankton vegetation fish analysis is carried out by taking the samples from selected station at the pond। तो जब हम एनालिसिस करते हैं वाटर एनालिसिस, तो उसमें फिजिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये हम लोग पॉन्ड में से सैंपल कलेक्ट करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसी तरीके से बायोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसमें क्या आएगा, प्लैंकटन, वेजिटेशन, फिश एनालिसिस। तो ये सब हम लोग किसी सिलेक्टेड साइट से, किसी सिलेक्टेड स्टेशन से पॉन्ड में, उसमें से पॉन्ड में से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग फिर एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। तो अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट है फिजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। द फिजिकल एनालिसिस इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्बिडिटी, कलर, डेप्थ, टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो फिजिकल एनालिसिस में क्या आएगा, जो हमको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि टर्बिडिटी, पानी की टर्बिडिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा मैला पानी है या फिर साफ़ पानी है, किस तरह का पानी है। और कलर, पानी का कलर कैसा है, क्लीन है, क्लियर है, या फिर ब्राउन है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, या उसकी डेप्थ कितनी है, उस पॉन्ड की डेप्थ कितनी है, और टेम्परेचर कितना है उस वाटर बॉडी का। तो ये सब जो आएगा वो फिजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर में आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट टर्बिडिटी। Turbidity means unclearness of water due to suspended material like silt, clay, plankton etc. तो turbidity का मतलब क्या है, unclearness of water means पानी का अस्वच्छ होना, ड्यू टू सस्पेंडेड मटेरियल, उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो भी सस्पेंडेड मटेरियल होता है, या फिर उसमें सिल्ट होती है, क्ले होता है, या फिर प्लैंकटन्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो चीज़ें हैं वो पानी को क्या करती है, टर्बिड बना देती है। इफ़ फील्ड इवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ मेजर्ड बाय टर्बिडीमीटर। इन फाइन इवोल्यूशन अगर हमको करना है, अच्छे से इवोल्यूशन करना है, तो टर्बिडीमीटर जो होता है उसके यूज़ से हम लोग क्या करेंगे, उस पानी की टर्बिडिटी कितनी है वो हम पता करेंगे। ऑन फील्ड टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड बाय सेची डिस्क। तो सेची डिस्क जो है वो मैंने आपको यहाँ पे पीछे वाले स्लाइड में आपको उसकी फ़ोटो लगाई है, पिक लगाई है, वो देखेंगे हम लोग। तो उस डिस्क से क्या करते हैं, वो मेजर किया जाता है कि पानी की टर्बिडिटी कितनी है। मीन्स वो जो डिस्क होती है इस तरह की होती है, राउंड होती है, और उसमें ब्लैक और वाइट स्ट्रिप होती है इस तरह से, और ये हम पानी के अंदर डालते हैं। फिर देखते हैं किस तरीके से चेक करते हैं टर्बिडिटी इससे। सेची डिस्क इज फ्लैट राउंडेड डिस्क ऑफ आयरन हैविंग इंटरनल अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट कलर्ड पैचेस। तो ये कैसी होती है डिस्क, ये फ्लैट होती है, राउंडेड शेप की होती है, और आयरन से बनी होती है, और इसमें क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर्ड पैचेस होते हैं। तो अगर आपको आता है सेची डिस्क, व्हाट इज सेची डिस्क, तो सेची डिस्क में आप लिख सकते हैं कि वो फ्लैट होती है, राउंडेड होती है, आयरन से बनी हुई होती है, और उसमें अल्टरनेट ब्लैक और वाइट कलर के पैचेस होते हैं। इस तरह की होती है वो डिस्क। द डिस्क इज डिप्ड इन द पॉन्ड स्लोली बाय ग्रेजुएटेड लाइन। तो एक ग्रेजुएटेड लाइन बनी होती है पॉन्ड में, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे से पानी के अंदर डिप करते हैं। द डेप्थ एट विच इट डिसअपियर फ्रॉम द व्यू इज़ नोटेड।
तो जैसे जैसे वो हमको दिखना बंद हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, मीन्स वो टर्बिडिटी के कारण हमको दिखने नहीं लगती, जैसे जैसे नीचे हम लोग उसको डालते हैं डिस्क को, तो वो पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि इतने फीट पे जाके ये डिसअपियर हुई है। देन इट इज़ रेज स्लोली एंड द डेप्थ एट विच इट रीअपियर्स इज नोटेड। तो अभी हमको पता चल गया कि इस लेवल पे जाने के बाद जो डिस्क है वो इनविजिबल हो जाती है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, स्लोली जो डिस्क है उसको ऊपर खींचेंगे, और जब हम लोग ऊपर खींचेंगे तो जिस पॉइंट पे वो हमको फिर से रीअपियर होंगी, फिर से दिखने लगेंगी, तो वो वाला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। द एवरेज ऑफ दीज टू डेप्थ इज़ कैलकुलेटेड, और ये दोनों जो डेप्थ हमको मिल रही है, समझो 1 फीट की दूरी पे 2 फीट के दूरी पे वो डिसअपियर हुई, फिर हम लोग फिर से ऊपर खींच रहे हैं और 1 फीट के दूरी पे वो रीअपियर हो रही, तो इसके बीच इसका एवरेज क्या करेंगे, दोनों डेप्थ का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ द टर्बिडिटी ऑफ द सेची डिस्क, और ये एक जो एवरेज हमारा निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, सेची डिस्क से जो टर्बिडिटी हमने फाइंड की है, तो उस पॉन्ड की टर्बिडिटी इतनी इतनी है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कलर। ऑन फील्ड कलर ऑफ पॉन्ड वाटर इज रिकॉर्डेड एज सीन इन कलरलेस ग्लास कंटेनर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। तो हमको कलर कैसे देखना है कि बहुत ज़्यादा किस तरह का कलर है, बहुत ज़्यादा मैला है या बहुत ठीक ठाक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, एक कलरलेस ग्लास कंटेनर लेंगे, ठीक है, बीकर की तरह, उसमें हम लोग ये पॉन्ड वाटर भरेंगे और किसी वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में उसको रखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, उसका कलर दिखेगा कि क्या कौन सा कलर उसमें आया है, मीन्स बहुत डार्क ब्राउन है या फिर लाइट ब्राउन है या फिर क्लियर है। एक्यूरेट कलर इज़ मेजर्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर। तो अगर हमको एक्यूरेट मेजर चाहिए उस कलर का कि कलर कैसा है उस पॉन्ड वाटर का, तो हमको फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो कलरीमीटर है एक मशीन टाइप होती है, उसमें बराबर वो कलर हमको पता चलता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर द वाटर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर का असर वाटर टेम्परेचर पे पड़ता है, हैंस इट शुड बी मेजर अलोंग विद द वाटर टेम्परेचर। तो जब हम लोग पानी का टेम्परेचर लेते हैं, चेक करते हैं, तब हमको एयर टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। द एयर टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग थरोली ड्राइड थर्मोमीटर इन शेड। तो हम लोग क्या करते हैं, एयर टेम्परेचर कैसे लेते हैं, एक ड्राइड थर्मोमीटर लेते हैं जिसको हम लोग शेड में रख देते हैं, और उसका जो लेवल है वो हमको पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर है एयर का। उसके बाद वाटर का टेम्परेचर लेना है, तो वाटर टेम्परेचर इज़ मेजर विथ थर्मोमीटर एट वेरियस डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी। तो वाटर टेम्परेचर हमें अलग अलग डेप्थ पे हम लोग चेक करते हैं, तो इस तरीके से वाटर टेम्परेचर पता किया जाता है। टेम्परेचर अफेक्ट O2 एंड CO2 कंटेंट ऑफ द वाटर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो O2 लेवल कम हो जाता है, CO2 लेवल बढ़ जाता है। इस तरीके से जो हमारा वाटर है उसके कंटेंट में फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से। इट ऑल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ फिशेस, और टेम्परेचर बढ़ने या घटने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी अफेक्ट होता है फिशेस की। अभी है केमिकल एनालिसिस। अभी केमिकल एनालिसिस में क्या आएगा कि जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, उसकी मात्रा कैसी है, पीएच कैसा है, अल्कलाइन है वाटर या एसिडिक है, तो ये सब क्या आएगा, केमिकल एनालिसिस में आएगा। केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स टेस्ट फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कलिनिटी एंड पीएच ऑफ वाटर। तो वही है, देखो केमिकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, फिर अल्कलिनिटी कैसी है पानी की, पीएच कैसा है वाटर का। बिकॉज दीज फैक्टर हैव नोटिसेबल इन्फ्लुएंस ओवर द ग्रोथ ऑफ फिशेस। और ये क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं, ये सारे फैक्टर का हमारी जो फिश की ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
Hence water sample of pond is collected from selected station and then analyze it. तो वाटर सेक्शन हमको सिलेक्टेड स्टेशन जो है हमारे वहाँ से हमको कलेक्ट करना है और बाद में उसको एनालाइज करना है. फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन. देयर आर सेवरल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन. डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के मेथड यूज़ किए जाते हैं. अमॉन्ग देम एल्स्टरबर्ग अजाइड मॉडिफिकेशन ऑफ द व्रिंकलर्स मेथड इज़ कॉमनली यूज. तो ये व्रिंकलर्स मेथड जो है अजाइड का मॉडिफाई किया गया जो व्रिंकलर्स मेथड है ये हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली. तो इसका एक्सपेरिमेंट भी हमको है पेपर 1 में. तो हमको O2 पता करना है किसी वाटर बॉडी का. तो हम लोग क्या करते हैं सैंपल कलेक्ट करते हैं और व्रिंकलर्स मेथड से O2 कितना है वो उसमें चेक करते हैं. द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इंडिकेट्स द इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फिश कल्चर. तो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट जितना होता है उस पानी में तो वो एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं हमारे फिश कल्चर के लिए, ये हमको बताता है. ठीक है. डिजोल्व O2 जो होता है वो 5 से 10 mg/L होता है. इट कैन बी डिटरमाइन इन ppm और mg/L. तो जब हम लोग निकालते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन तो उसको हम लोग ppm में भी लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन और mg/L में भी लिख सकते हैं. जनरली 5 to 10 mg/L डिजोल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर. तो जनरली फ्रेश वाटर में 5 से 10 mg/L डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ फ्री CO2. फ्री CO2 plays important role in the freshwater environment because it has great impact on the fish growth as well as pond ecology. तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में फ्री CO2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे फिश ग्रोथ पे बहुत जल्दी पड़ता है और पॉन्ड इकोलॉजी पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री CO2 मोर देन 20 ppm इज़ हार्मफुल टू फिश लाइफ. इट इज़ अकम्पनीड विथ लो O2 कंटेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन जो है CO2 का फ्री CO2 का 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि हार्मफुल होता है फिश लाइफ के लिए और O2 कंटेंट भी उससे कम हो जाता है. इट इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोल्फथैलीन रिएजेंट. तो ये हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके और फिनोल्फथैलीन रिएजेंट का यूज़ करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं लैब में. तो ये इसका भी हमको एक एक्सपेरिमेंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ CO2 इन द गिवन वाटर सैंपल. इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग CO2 लेवल कितना है उस पानी में वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं. अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज डिपेंड अपॉन द जियोलॉजी ऑफ द एरिया. तो अल्कलिनिटी किस पे डिपेंड है उस एरिया की जियोलॉजी पे डिपेंड है कि वहाँ पे रॉक्स किस तरीके के प्रेजेंट है, वहाँ पे जियोलॉजी कैसा है. ठीक है. वहाँ पे जो पत्थर है पानी कैसा है तो इसके ऊपर उस पानी की अल्कलिनिटी डिपेंड होती है. अल्कलिनिटी रेंजिंग फ्रॉम 50 to 300 mg/L इज़ यूज़फुल टू फिशेस. तो अल्कलिनिटी की रेंज कितनी है 50 से 300 mg/L जो कि फ़िश के लिए यूज़फुल माना जाता है. उससे कम 50 से कम या 30 से ज़्यादा वो हार्मफुल होता है. इट अफेक्ट प्लैंकटन प्रोडक्शन एंड दस प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर बॉडी. तो अल्कलिनिटी से प्लैंकटन प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है और वाटर की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है. इट कैन बी एस्टिमेटेड एज फिनोल्फथैलीन अल्कलिनिटी एंड मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी और टोटल अल्कलिनिटी. तो जब हम लोग ये अल्कलिनिटी एस्टिमेट करते हैं तो फिनोल्फथैलीन अल्कलिनिटी हम लोग कर सकते हैं या फिर मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी या फिर टोटल अल्कलिनिटी. तो ये तीन हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं. जिस तरीके से हम लोग O2 का व्रिंकलर मेथड से करते हैं उस तरीके से इसका ये तीन तरीके से हम लोग अल्कलिनिटी एस्टिमेट कर सकते हैं. pH. Accurate pH is determined by using
हेलिएज ग्लास कंपैरेटर। तो हेलिएज ग्लास कंपैरेटर से हम लोग एक्यूरेट पीएच पता कर सकते हैं पानी का। ऑन फील्ड इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय पीएच इंडिकेटर। अगर फील्ड पे है तो हम लोग पीएच इंडिकेटर जो होता है लिक्विड, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं वाटर का पीएच। उससे क्या होता है, डिफरेंट कलर्स हमको मिलते हैं और वो कलर मैच करके हम लोग उस पीएच स्केल पे उस कलर को मैच करके हम लोग उस पानी का पीएच पता कर सकते हैं। टॉलरेबल रेंज ऑफ पीएच इज 6.5 to 8.5। तो हमारे फिश कल्चर के लिए जो टॉलरेबल रेंज है वो पीएच की कितनी है, 6.5 to 8.5। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग पॉल्यूशन। तो पीएच पता करना इसलिए ज़रूरी है कि हमको पॉल्यूशन लेवल भी पता चले। उसके बाद है प्लैंकटन एनालिसिस। इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्लैंकटन। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस किए जाते हैं प्लैंकटन के। जैसे कि क्वांटिटेटिव मीन्स कि प्लैंकटन की क्वांटिटी किस तरह से है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और क्वालिटेटिव मीन्स किस किस तरीके के वहाँ पे प्लैंकटन्स अवेलेबल है। बट ऑन फील्ड इन द सर्वे प्रोग्राम ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग प्लैंकटन नेट। तो फील्ड पे या फिर सर्वे प्रोग्राम जब हम लोग करते हैं तब सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही किया जाता है और वो भी प्लैंकटन नेट यूज़ करके किया जाता है। इट शुड बी डिटरमाइंड एज वॉल्यूम ऑफ प्लैंकटन इन सीसी पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो ये जब हम लोग प्लैंकटन डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम लोग किस में निकालते हैं, सीसी पर क्यूबिक मीटर मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर पर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग निकालते हैं प्लैंकटन। एनालिसिस ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। Sample of plant should be collected from sufficiently numerous station. After collection of plant sample from different station, quantitative assessment per unit area for each species of plant should be noted, that is meter और हेक्टर पर मीटर और पर हेक्टर। तो जब हम लोग सैंपल हम लोग एक्वेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, मीन्स एक्वेटिक वेजिटेशन का अगर हम लोग जब एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारे जो पॉन्ड में जो भी एक्वेटिक वेजिटेशन है, जो भी प्लांट्स है ग्रीन, उसका जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेशन से हम लोग ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो बाद में जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। मीन्स जो एक हमको बहुत सारे जो प्लांट मिलेंगे उसमें समझो वेरिसनेरिया कितना मिला, निम्फोइड कितना मिला, तो ये इस तरीके से उनकी क्वांटिटी लिखी जाती है और वो पर यूनिट एरिया के हिसाब से लिखी जाती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं पर मीटर में और फिर पर हेक्टर में। जैसे 100 पर मीटर, तो एक्वेटिक वेजिटेशन उसमें कितने हैं, 1 मीटर में 100 एक्वेटिक वेजिटेशन है। उसके बाद है फिश सैम्पलिंग। To collect the detailed information about fish population, fish sample should be collected in considerable length of time। तो जब हम लोग फिश की डिटेल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, जैसे कि फ़िश की पॉपुलेशन कितनी है, कौन से प्रकार की फिशेस है उसमें, तो फिश सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। मीन्स कुछ थोड़े देर के बाद, या फिर आज करेंगे सैम्पलिंग फिर दूसरे दिन करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं। जनरली गिल नेट, ट्रैप सीन्स, हुक्स एंड लाइंस आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फिश सैंपल। तो फिश सैंपल के लिए हम लोग गिल नेट्स यूज़ करते हैं, ट्रैप्स यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, हुक्स हमने जो पढ़े थे हुक्स के यूज़ से करते हैं, या फिर लाइंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से फिश सैंपल कलेक्ट किया जाता है। द कलेक्टेड सैंपल ऑफ फिशेस एंड एक्वेटिक वेजिटेशन शुड बी प्रिजर्व प्रॉपरली फॉर डिटेल स्टडी। और जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जो एक्वेटिक वेजिटेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं अच्छी तरीके से, और ताकि हम लोग डिटेल स्टडी उसका कर सकें।
उसके बाद है सर्वे ऑफ फ्लोइंग वाटर बॉडी। फ्लोइंग वाटर बॉडी का सर्वे है अभी। सर्वे ऑफ स्ट्रीम। द एम ऑफ स्ट्रीम सर्वे इज द assessment of fish production from running water resource and for management of it to improve the fish production। तो एम सर्वे जब स्ट्रीम सर्वे जब हम लोग करते हैं उसका एम क्या है कि फिश असिस्टमेंट और फिश का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है रनिंग वाटर सोर्स से, और उसको मैनेज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फिश स्ट्रीम का सर्वे करते हैं। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल सर्वे इन्वेस्टिगेटर मेड अवेलेबल द मैप ऑफ द वाटर बॉडी। तो सर्वे के पहले जो इन्वेस्टिगेटर है उसको मैप अवेलेबल करवाना पड़ता है उस वाटर बॉडी का। देन प्रिपेयर द वर्किंग शेड्यूल, उसके बाद वो वर्किंग शेड्यूल प्रिपेयर करता है। सर्वे ऑफ स्ट्रीम इंक्लूड्स, स्ट्रीम सर्वे में क्या क्या इंक्लूड है देखिए। सिलेक्शन एंड नेम द मेन फ्लोइंग वाटर बॉडी। सबसे पहले जिस वाटर बॉडी का हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करना और उसको नाम देना। मेंशन द नेम एंड रिलेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम का नाम उसमें मेंशन करना और उस ट्रिब्यूटरी का कैसा रिलेशन है उससे वो हमने लिखना है, मेंशन करना है। फिक्स द सेक्शन ऑफ स्ट्रीम टू बी सर्वेड विद बाउंड्री। तो जो सेक्शन हमको स्ट्रीम का सर्वे करना है उसको हमने क्या करना है, बाउंड्री करना है। मेंशन द लोकेलिटी एंड ओनरशिप ऑफ विलेज ऑफ टाउन, उसका जो लोकेशन है वो हमने मेंशन करना है, और उसका ओनरशिप अगर किसी की है वो स्ट्रीम की, या फिर कोई विलेज का है, या फिर किसी टाउन का वो जो स्ट्रीम है वो हमको मेंशन करना है। गिव द नेम एंड अदर डिटेल ऑफ डैम लाइक साइज, वाटर स्प्रेड एरिया एंड पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमको इसका नाम देना है और उसके साथ उसकी अदर डिटेल्स देना है, जैसे कि उसका साइज़ क्या है, वाटर स्प्रेड एरिया कितना है, और उसका कंस्ट्रक्शन करने का पर्पस क्या है, मतलब वो जो डैम बनाया है उसका। डिटेल अबाउट शोर लाइन एरिया शुड बी मेंशन। शोर लाइन एरिया कैसा है, उसका ब्रशी है या फिर रॉकी है, तो ये हमको मेंशन करना है डिटेल में। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वाटर सच एज फॉर डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्री और फॉर इरिगेशन और फॉर जनरेशन हाइड्रोलिक पावर। तो उसका यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए है या फिर इंडस्ट्रियल के लिए है या फिर इरिगेशन के लिए बनाया गया है या फिर हाइड्रोलिक पावर जनरेट करने के लिए बनाया गया है, तो ये हमको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। गिव डिटेल अबाउट फिश पॉपुलेशन, देयर कंपोजिशन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म। तो हमको उसमें और ये भी डिटेल्स डालना है कि फ़िश पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, वो, और देयर कंपोजिशन मीन्स कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ उसमें है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म मीन्स फ़िश के लायक वहाँ पे फूड ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी है या नहीं। रिकॉर्ड द स्पॉनिंग ग्राउंड एंड पोटेंशियलिटी ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड। तो स्पॉनिंग ग्राउंड कितनी है और स्पॉनिंग ग्राउंड है तो उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है। फाइंड आउट द प्रीडेटरी फिशेस प्रेजेंट इन स्ट्रीम वाटर, और उस स्ट्रीम वाटर में प्रीडेटरी फिशेस भी है क्या और वो कितनी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्टडी स्टेशन। फर्स्ट सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्टडी स्टेशन विथ लोकेशन फॉर स्टडी ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। सबसे पहले हमको स्टडी स्टेशन सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टडी स्टेशन और उसकी लोकेशन, ताकि हम लोग आगे के जो पॉइंट है वो सब स्टडी कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज डेप्थ एंड विड्थ, उस वाटर बॉडी की एवरेज डेप्थ कितनी है और विड्थ कितनी है। डिटरमाइन द एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी बाय टेकिंग 3 मेजरमेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो डेप्थ हम लोग कैसे देखेंगे, 3 जगह का हम लोग क्या लेंगे, मेजरमेंट लेंगे कि उसकी डेप्थ कितनी है और उसका फिर हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, एवरेज डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द वाटर बॉडी। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो,
वाटर फ्लो किस तरीके से हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है या नॉर्मल स्पीड में हो रहा है, तो ये हमको पता करना है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट स्टडी स्टेशन। तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि स्टडी स्टेशन पे वाटर की वेलोसिटी कैसी है। इट मे बी स्लगिश, ये या तो ये स्लगिश होंगी, बहुत धीरे होंगी, या फिर स्लो, एकदम स्लो होंगी, रैपिड होंगी, फास्ट होंगी, और टोरेंटियल मीन्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो इफ़ फ्लो ऑफ वाटर इज़ लेस देन हाफ फीट पर सेकेंड द फ्लो ऑफ वाटर इज स्लगिश। तो अगर वाटर फ्लो जो है वो हाफ फीट पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है, मीन्स 1 सेकेंड में हाफ फीट वो फ्लो कर रहा है वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लगिश वाटर। इफ़ फ्लो ऑफ वाटर इज़ मोर देन हाफ फीट पर सेकेंड देन इट इज़ रैपिड। तो रैपिड कब बोलेंगे, जब वो वाटर फ्लो हाफ फीट पर सेकेंड से ज़्यादा है। एंड इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज़ मच फास्टर विच ऑकर्स इन वाटरफॉल देन इट इज़ टोरेंटियल। तो जब वाटरफॉल वगैरह होता है तो उस समय पे बहुत ज़्यादा फास्टर वो वाटर फ्लो करता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, टोरेंशियल। इसके बाद है कलर ऑफ वाटर। कलर ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड एज सीन इन ग्लास ट्यूब अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। इट मे बी कलरलेस, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। कलर किस तरीके से चेक करेंगे कि हम लोग एक ग्लास ट्यूब में वाटर लेंगे और उसको वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में रखेंगे, तो हमें दिखेगा कि कलरलेस है, लाइट ब्राउन है या फिर डार्क ब्राउन है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कलर ऑफ वाटर। उसके बाद है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द बॉटम थ्रू वाटर। तो टर्बिडिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम लोग ने क्या करना है, बॉटम तक के झांकना है कि हमको बॉटम दिख रहा है क्या वाटर का। इफ़ द बॉटम इज डिस्टिंक्ट सीन थ्रू 4 फीट और मोर देन वाटर इज सेड टू बी क्लियर। अगर हमको 4 फीट तक के हम लोग देख सक रहे हैं पानी में, तो वाटर हम क्या बोलेंगे, वाटर क्लियर है। इफ़ द बॉटम इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 फीट टू 4 फीट, तो 1 फीट से 4 फीट तक अगर पानी तभी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, वाटर इज स्लाइटली टर्बिड। इफ़ बॉटम इज विजिबल ओनली फ्रॉम लेस देन 1 फीट वाटर इज टर्बिड। तो अगर हमको 1 फीट तक के भी पानी मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, पानी की बॉटम नहीं दिख रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर बहुत ज़्यादा टर्बिड है। टेम्परेचर। रिकॉर्ड द टेम्परेचर बाय डिपिंग थर्मोमीटर इन वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 1 फीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। तो हमने क्या करना है, जब हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वाटर बॉडी का, तो हमको थर्मोमीटर डिप करना है अप टू 1 फीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर ऑफ द डे। तो हमको ये 2-3 बार करना है, अलग अलग टाइम पे हमने ये टेम्परेचर लेना है, तो हमें पता चलेगा उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है। बॉटम। मेंशन द टाइप ऑफ बॉटम ऑफ वाटर बॉडी एज रॉकी और ऑफ हार्ड मुरुम एंड स्टोनी और ऑफ क्ले। तो बॉटम टाइप कैसा है, ठीक है, वाटर बॉडी का रॉकी है या फिर हार्ड मुरुम है उस पर, या फिर स्टोनी है या फिर क्ले वाला है, मीन्स सॉफ्ट चिकनी मिट्टी है, तो ये हम लोग पता करेंगे। उसके बाद है केमिकल एनालिसिस। टेक द सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टडी स्टेशन एंड एनालाइज इट फ्रॉम केमिकल फैक्टर्स बाय सुटेबल मेथड। तो हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे स्टेशन से, हमारे अलग अलग स्टडी स्टेशन से सैंपल कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि उसमें केमिकल फैक्टर्स किस तरीके से है, और ये अलग अलग मेथड से हम लोग एनालाइज करेंगे। केमिकल एनालिसिस इन्वॉल्व द टेस्ट फॉर डिजोल्व ऑक्सीजन, फ्री O2, pH, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो केमिकल एनालिसिस में ये हम लोग टेस्ट करेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन, फ्री CO2 और pH, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। Because these factors have noticeable influence on growth of food organism and ultimately on growth of fishes.
तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फिश ग्रोथ पे, फूड ऑर्गेनिजम्स पे और हमारी फिशेस की ग्रोथ पे ये सारे असर करते हैं। एक्वेटिक वेजिटेशन, collect the aquatic weeds and classify them as floating, submerged, marginal, emergent weeds and algal mats. Make the quantitative analysis of each type of weed. तो हमको क्या करना है, एक्वेटिक वीड्स कलेक्ट करना है और उनको क्लासीफाई करना है कि किस तरीके के वीड है, ये फ्लोटिंग है, सबमर्ज है, मार्जिनल है, ये तो ये सारे वीड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इमरजेंट है या फिर अलगल मैट्स है, और उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है हर एक टाइप का कि ये वीड की संख्या कितनी है वहाँ पे उस पॉन्ड में। नेचुरल फूड ऑफ फिशेस, कलेक्ट द सैंपल ऑफ फिश फूड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट स्टडी स्टेशन। तो फिश फूड ऑर्गेनिज्म हमको अलग अलग स्टेशन से कलेक्ट करना है। मेक द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म। तो हमको इनका दोनों असेसमेंट करना है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। Finally, collect the data from all station and write in specific format. It helps to determine productive potential of stream and further better management. तो हमको फाइनली ये सारा डेटा हमारे पास जब आ जाता है तब हमको एक फॉर्मेट में इसको लिखना है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसमें लिखना है, और जिससे हम लोग उस वाटर बॉडी की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव पोटेंशियल हम लोग पता कर सकते हैं कि इतने वाटर से हमको कितना प्रोडक्शन मिल सकता है, और उसका बेटर मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, मीन्स क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हम उसमें, तो ये हम लोग उससे पता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।